नमस्कार फ्रेंड्स। ऐसा अक्सर आपने सुना होगा कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट किताबें कोई नहीं है। बहुत सारे बुक्स क्लेम करते हैं कि हम पूर्णतया एनसीईआरटी आधारित हैं। तो इसको लेकर के हम लोगों ने सोचा कि एनसीईआरटी आधारित से बेहतर है कि क्यों ना आप तक सीधे एनसीईआरटी किताबें लेकर के हम लोग आए, जिसमें जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको बताए जाएं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपका स्कोर और बेहतर हो सके। जैसे इस बार जो हिस्ट्री का सेक्शन था बीपीएससी 69th में, उसमें भी देखेंगे तो 26-27 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड थे, और ऐसा ही कमोबेश हाल ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में भी रहा था। ठीक है, या तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स इन लोगों ने उठा करके पूछ दिए थे, और या फिर एनसीईआरटी की सीधे सीधे इन लोगों ने लाइन उठा करके पूछ दी। ठीक है, तो आज से हम लोग हर एक सेशन में प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी के एक किसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर आप लोगों के लिए कवर अप करके दे दें। इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने हाईलाइटेड पीडीएफ तैयार कर रखा है इसका, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये पहला चैप्टर है 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की हमारे अतीत, उसका ये पहला चैप्टर है, विच इज प्रारंभिक कथन कहाँ, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट रख रखे हैं। पहला चीज देखेंगे, लिखा हुआ है कि आप नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा जानिए। आप लोगों में से बहुतों को पता होगा ये फैक्ट कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, और ये कहाँ पर है, तो विंध्य रेंज में, या और स्पेसिफिक होकर के बोले तो मैकाल रेंज का एक पार्ट है, और मध्य प्रदेश का कोई जिला है शहडोल, वहां से नर्मदा नदी क्या करती है, ओरिजिनेट करती है। इसके बारे में आप जानेंगे नर्मदा के बारे में, और साथ में ये भी जानेंगे कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। नर्मदा नदी का रेफरेंस आपको जो हमारे प्राचीन टेक्स्ट हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें भी मिल जाएगा, और उसमें नर्मदा नदी को रिफर किया गया है रेवा नाम से। ठीक है, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि नर्मदा बचाओ जो कैंपेन है उसका जो थीम सॉन्ग था वो भी इससे मिलता जुलता कुछ था, मार रेवा करके। ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा मैप में जाकर के देखेंगे। हाँ, एक बात और, अगर आपको इस सीरीज से बहुत ज्यादा लाभान्वित होना है तो हमारा ऐसा मानना है कि आपको भी अपनी एनसीईआरटी की बुक हमारे साथ खोल करके रखनी चाहिए, और साथ में आप अपने लिए एक एटलस जो है कोई सा भी अच्छा सा लेकर के बैठेंगे, ताकि उन जगहों को भी आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करते हुए चलें। नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा देखेंगे, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। ठीक है, अगला लिख रखा है कि आरंभिक लोगों में से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे। संग्राहक करने का अर्थ ये है कि वो लोग जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का क्या करते थे, संग्रह करते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उनके फूड के रिक्वायरमेंट पूरे नहीं होते थे, उनकी खाद्य आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी, तो वे क्या करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, अगले में आइए, देखिए क्या लिख रखा है। फिर आपको थोड़ा घूम करके आना है सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों तक। ये जो सुलेमान रेंज है ये आपको है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कॉमन सीमा पर, और जो कीर्थर पहाड़ी है ये पूर्णतया आपको कहाँ अवस्थित है, तो ये पाकिस्तान में अवस्थित है, और इवन पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस बलूचिस्तान और सिंध को कीर्थर क्या करती है, अलग भी करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कीर्थर है और ऊपर में आपको सुलेमान रेंज है। इसके बारे में क्या लिख रखा है कि आप थोड़ा सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियां देखिए, और यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्षों पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने क्या किया कि फसलों को उपजाना आरंभ किया। पीपीएससी या और सारे पीसीएस, यूपीएससी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आरंभिक उगाई गई फसलें क्या थीं, तो यहां लिख रखा है गेहूं और जौ। और ये सारा प्रक्रम कितने साल पहले का है, तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व का है। इस समय गेहूं और जौ का को उपजाना शुरू किया गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पशुओं को भी पालतू बनाने का काम शुरू किया गया, जिसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल इत्यादि आते हैं। ठीक है,
इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप चले जाएंगे तो आप गारो हिल्स आपको मिलेंगी। गारो खासी जयंतिया कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये है आपको मेघालय में। और ठीक इसी तरीके से मध्य भारत में आप जाएंगे तो आपको विंध्यन रेंज देखने को मिलेगा। और ये दोनों क्षेत्र भी ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ है। और अगर सबसे पहले चावल उपजाने की बात की जाए तो ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य के उत्तर में मतलब कि ये जो भी सिंधु नदी घाटी है इससे संबंधित क्षेत्रों में चावल उपजाया जाता था प्रारंभ में। और इसके अतिरिक्त गारो और भारत में जो विंध्य पहाड़ियां हैं वहां भी क्या किया गया है कि कृषि का आरंभिक विकास देखने को मिलता है। ठीक है, विंध्य रेंज के बारे में आपको पता ही होगा कि ये एक भौगोलिक विभाजक का काम करता है। किसके मध्य? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य। और ये अपने आप में कोई एक सिंगल पर्वत ना होकर के कई पर्वत श्रृंखलाओं का जो सम्मिलित रूप है, सम्मिलित नाम है, उसको विंध्य कहते हैं। जैसे इसी में आपको मिल जाएगा कौन सा? इसी में आपको मिल जाएगा मैकाल रेंज या फिर सतपुड़ा रेंज। मिथोलॉजिकली माना जाता है कि कोई ऋषि अगस्त्य थे, इन्होंने ही सबसे पहली बार इस विंध्य पर्वत को पार किया और दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया। ठीक है, अगले देखते हैं कि अगले में क्या लिख रखा है। इसके अतिरिक्त सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ा आप जानेंगे। और सहायक नदियां उनको कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, जैसे गंगा में यमुना नदी मिलती है, या सिंधु में आप लोगों को पता ही होगा कि झेलम हो गया, रावी, सतलज, चिनाब, ये सब नदियां। अगला लिख रखा है कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 4700 वर्ष पूर्व कह रहा है ये, तो इसका मतलब कि 21वीं सदी अभी चल रही है और लगभग 2600 साल ईसा के जन्म के पूर्व। तो इसका मतलब ये मोटे तौर पर आपको हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा है। उस समय कुछ आरंभिक नगर फले फूले, आपको हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, ऐसे शहरों की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन गंगा एवं इनकी सहायक नदियों के किनारे, दो इंडिया के लिए गंगा ज्यादा पवित्र, ज्यादा पायस नदी मानी जाती है, लेकिन गंगा के किनारे शहरों का जो विकास हुआ है ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। और ये कालखंड लगभग वही है जिस समय गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी रहे होंगे। इसके अतिरिक्त सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को भी थोड़ा एक बार अगर आप लोग देखेंगे, इनका ऑर्डर कभी कभी ज्योग्राफी में पूछ देते हैं। देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको सबसे नॉर्दर्न साइड में सिंधु नदी है, उसके बाद झेलम है, चिनाब है, फिर रावी है और सतलुज है, और इन्हीं दो नदियों के बीच में एक छोटी सी और नदी व्यास है। तो बेसिकली अगर आप इस शब्द को याद रख पा रहे हैं, सीधे चिरा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज, और इन्हीं के बीच में एक व्यास नदी है, तो इसका मतलब सिंधु नदी तंत्र की नदियों को आप बहुत इजीली नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अरेंज कर सकते हैं, सीधे चिरा। ठीक है, उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि गंगा के दक्षिण में इन्हीं नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। जब भी मगध डायनेस्टी की बात आ रही है तो मगध से संबंधित कुछ स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज, कुछ बड़े ही संपन्न राजवंश कौन कौन से हैं? तो हर्यक हो गए, आपके मौर्यन हो गए, शुंग हो गए। तो इन्हीं सब की चर्चा की गई है कि भैया यहाँ के राजा लोग बड़े प्रतापी होते थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। बाकी हिस्ट्री में आपको पता ही है कि इनकी आरंभिक जो कैपिटल थी वो राजगृह थी और आगे जाकर के ग्रेजुअली वो पाटलिपुत्रा में कन्वर्ट हुई है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक ज्योग्राफी का यहां पर फैक्ट दे रखा है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान ईरान को दक्षिण एशिया में नहीं कंसीडर किया जाता है। हो सकता है कि ज्योग्राफी वाले सेक्शन में यह पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा देश आपको दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है, और उसमें आपको एलिमिनेट करना होगा अफगानिस्तान को। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से तो छोटा है, लेकिन फिर भी ये इतना विशाल है, और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसको उप महाद्वीप भी कहा जाता है। उप महाद्वीप मतलब छोटा मोटा महाद्वीप ये अपने आप में है, क्योंकि इसकी भौगोलिक विशालता भी बहुत है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ की सांस्कृतिक विविधता भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगला दे रखा है कि लोगों के आवागमन ने क्या किया है ना, कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। एक जगह से दूसरी जगह पर लोग म्यूचुअली क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्टेड होते रहते हैं। रीजन वो भौगोलिक खोज हो सकती है, व्यापार हो सकता है, या कई बार क्या होता है, बहुधा किसी प्राकृतिक आपदा के आने पर भी लोग ग्रेजुअली कहीं और की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। बहरहाल आप जिस भी नई जगह पर जाएंगे वहां की संस्कृति के चार तत्वों को अपने में समाहित करेंगे, और अपने से संबंधित कुछ अच्छी बातों को वहां के लोगों को सिखाएंगे, और इसके कारण क्या होगा कि ग्रेजुअली आपको उस जगह की संस्कृति क्या होगी कि ग्रेजुअली उसका उन्नयन हो रहा होगा। ठीक है, वो एक शेर है ना बड़ा मशहूर सा कि लोग आते गए हिंदुस्तान बनता गया। ठीक है, तो हर लोग आए और उन्होंने क्या किया है कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, बस ऐसे ही जान लेंगे। अगला देखिए क्या लिख रखा है कि अपने देश के लिए हम प्रायः कौन से शब्द इस्तेमाल में लाते हैं। तो एक तो इंडिया और दूसरा भारत। अब ये दोनों शब्द बने कहां से हैं? इंडिया जो शब्द है वो इंडस शब्द से निकला है, जिसको कि संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं। ठीक है, अगला लिख रखा है कि ईरान और यूनान के बारे में जानिए। क्यों जानिए? क्योंकि इन्हीं लोगों ने क्या किया है कि हमको इंडिया नाम दे रखा है। क्यों ऐसा? तो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब ईरान मतलब पर्सिया और यूनान मतलब अभी के समय का कौन सा देश हो गया? तो ग्रीस हो गया, जिसकी कैपिटल क्या है? तो एथेंस है। ठीक है, ये लोग भारत आए हैं और ये लोग बहुत अच्छे तरीके से 100 शब्द को प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते थे। 100 शब्द के उच्चारण में इनको बहुत कठिनाइयां होती थी, तो इसीलिए जो सिंधु शब्द है इसको ये लोग उच्चारित नहीं कर पाते थे, और इसीलिए इसकी जगह इन्होंने हिंदोस और इंडोस कहना प्रारंभ कर दिया, और इसी से आगे जाकर के हिंदू शब्द बना। ठीक है, तो इंडिया की कहानी तो हम लोगों ने देखा। इसके अतिरिक्त भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रारंभिक काल में एक बड़े प्रतापी राजा हुए, एक कबीले के प्रशासक हुए, शासक हुए भरत, और इन्हीं के नाम के आधार पर हमारे देश को क्या कह दिया गया? भारत कह दिया गया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख आपको कहां मिल जाएगा? तो ऋग्वेद में मिल जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में मिल जाएगा। ऋग्वेद का देखिए कालखंड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, किसी किसी बुक में कुछ अलग भी मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी चूंकि मोस्ट ऑथेंटिक किताबें हैं, तो लगभग 3500 वर्ष पुरानी आपको ऋग्वेद है। और ये हिंदुओं के लिए ही नहीं, सनातन के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में लिखी गई या कंपाइल की गई जो पहली पुस्तक है वो आपको ऋग्वेद है। आप हमको कमेंट करके ये बता सकते हैं कि जेंद अवेस्ता या अवेस्ता कहाँ की किताब है, और इसमें और ऋग्वेद में क्या सिमिलरिटीज है। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रखा है कि किताबें पहले कहाँ लिखी जाती थी। तो उसके लिए पांडुलिपियों का इस्तेमाल किया जाता था, और पांडुलिपियां तैयार करने के लिए आपको ताड़ के पत्ते इस्तेमाल में लाए जाते थे, या भुज पेड़ की छाल इस्तेमाल में लाई जाती थी। और ये भुज नामक पेड़ की जो छाल है ये कहाँ मिलती है? तो हिमालयी क्षेत्रों में मिलती है। बेसिकली रिनेंसा यूरोप में हुआ, उसके कारण वैज्ञानिक खोजों की होड़ लगी यूरोपियन कंट्रीज में। इससे प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हुआ, जिसको पुर्तगाली इंडिया तक लेकर के आए।
उसके पहले किताबें हाथों से लिखी जाती थी, और हाथों से लिखेंगे तो किस चीज के ऊपर लिखेंगे, तो वही दे रखा है एनसीईआरटी में कि या तो ताड़ के पत्ते इस्तेमाल में लाए जाते थे या भुर्ज पेड़ की छाल इस्तेमाल में लाई जाती थी। ये भुर्ज पेड़ अभी तक नहीं पूछा गया है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ दिया जाए, या ये पूछ दिया जाए कि ये कहाँ मिलता है, तो हिमालयी क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, अब लिख रखा है कि पांडुलिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जो भी किताबें हम लोग हाथ से लिखते हैं उनको पांडुलिपि कहा जाता है। इसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, तो मेन्यूस्क्रिप्ट है। और ये कैसा शब्द है, तो एक लैटिन भाषा का शब्द है। दक्षिण भारत के लिए जिस तरीके से तमिल भाषा बहुत पवित्र है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, नॉर्थ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में संस्कृत से सारी भाषाएं बनी हैं, ठीक वैसे ही यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में इंग्लिश, जर्मन जैसी भाषाओं का आधार लैटिन भाषा है। और लैटिन भाषा में इसको मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेन्यू जो शब्द है इसका मतलब होता है हाथ से, स्क्रिप्ट मतलब कुछ तैयार करना, हाथ से तैयार करना मतलब मेन्यूस्क्रिप्ट, और इसके लिए हिंदी में शब्द प्रयोग में लाया जाता है पांडुलिपि। ठीक है, अगला दे रखा है कि इनमें से हालांकि कुछ किताबें नष्ट भी कर दी गई हैं, पर फिर भी इन पुस्तकों के अध्ययन से हमको कुछ उन लोगों के धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा उस समय के विज्ञान आदि के विषय में चर्चा मिलती है। औषधियों की चर्चा आपको अथर्ववेदा में मिल जाएगी। राजा लोग चूंकि बहुत किसी भी युद्ध वगैरह को जीतते थे तो अपने लिए एक प्रशस्ति, प्रशंसा पत्र तैयार करवाते थे, उनको प्रमुख राजमार्गों के पास लगवाते थे, जैसे कि अशोक वगैरह हो गए। ठीक है, तो उनको पढ़ करके भी हम जान सकते हैं कि ये राजा जी का जो माइंड सेट है वो कैसा था, या किन किन क्षेत्रों को इन्होंने क्या किया, विजित किया। जैसे समुद्रगुप्त का क्या है, प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, अगला देखेंगे कि इनमें से ये जो भी पांडुलिपियां हैं इनमें से बहुत सारी संस्कृत में लिखी हुई हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृत और तमिल में लिखे हुए ग्रंथ भी हमको मिलते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के लिए जो रेफरेंस, जो इंपॉर्टेंट संस्कृत या हिंदी का है, ठीक वैसा ही कुछ साउथ इंडिया के लिए तमिल का है। ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए बीट मलयालम, बीट तेलुगु के लिए मूलाधार लैंग्वेज कौन सी है, तो वो तमिल है। पहले तमिल का विकास हुआ और तमिल के विकास से ही फिर आगे जाकर के मलयालम या तेलुगु जैसी भाषाएं, कन्नड़ जैसी भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, और जो प्राकृत भाषा का प्रयोग उस समय कौन लोग करते थे, आम लोग करते थे। यूपीएससी ने यही स्टेटमेंट एग्जैक्टली पूछा हुआ है कि प्राचीन समय में जो इलीट लोग थे, जो संभ्रांत लोग थे, वो कौन सी भाषा प्रयोग में लाते थे, तो संस्कृत। और जो आम जनता थी वो कौन सी भाषा प्रयोग में लाती थी, प्राकृत। क्योंकि संस्कृत का जो व्याकरण था वो एकदम बंधा हुआ था, उसके कुछ अपने अलग नियम थे जिनको फॉलो करना रिलेटिवली डिफिकल्ट था। प्राकृत में ऐसा कोई व्याकरण का बंधन नहीं था, तो इसीलिए कॉमन आदमी प्राकृत भाषा प्रयोग में लाता था। तमिल से संबंधित अभी हम आपको बताएं ही कि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। और ऐसा माना जाता है ना कि एक समय में, पौराणिक एक कथा है जिसके अनुसार कि आर्यकरण पूरे दुनिया का होने लगा। सारे लोग ग्रेजुअली क्या किए कि विंध्य पर्वत को पार करके नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट होने लगे। इसके कारण धरती का जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगा, क्योंकि सारे लोग नॉर्थ की तरफ ग्रेजुअली जा रहे थे। इसी पलायन को रोकने के लिए भगवान शिव ने तमिल भाषा का इजाद किया। इसका ज्ञान उन्होंने अगस्त ऋषि को दिया, और अगस्त ऋषि के द्वारा ही तमिल भाषा में ही आपको क्या किया गया है, तमिलीय सभ्यता का प्रचार प्रसार किया गया है। ठीक है, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि जब देश आजाद हुआ और संवैधानिक सभा के सामने इस चीज को लेकर के विचार विमर्श हो रहा था कि देश की राष्ट्रभाषा कौन सी हो, तो इसको लेकर के तमिल सपोर्टर्स ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध किया। और इवन कहा गया कि भैया आपको राष्ट्रभाषा ही बनानी है ना, तो क्यों नहीं तमिल को बनाया जाए। तमिल को बनाने का फायदा यह है कि सीधे ये देवादिदेव महादेव की कही गई बातें हैं, उनकी द्वारा बनाई गई ये भाषा है, तो उसको इस्तेमाल में लाते हैं।
दूसरा, नॉर्थ इंडियन लोगों ने, खासतौर से गांधी वगैरह बड़े प्रोमिनेंट सपोर्टर थे हिंदी के, गांधी जी का एक स्टेटमेंट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दूसरे अनेक राज्यों के लोग अगर म्यूचुअली आपस में इंटरेक्ट करें, परस्पर संवाद करें, तो उसके लिए जो कॉमन लैंग्वेज होगी वो हिंदवी या हिंदी होनी चाहिए। तो नॉर्थ इंडियंस ने बोला कि देखिए भैया, हिंदी बोलने वाले लोग संख्या में ज्यादा है। इसके जवाब में तमिल सपोर्टर्स ने बोला कि भैया फिर आप देश का राष्ट्रीय जो पक्षी है वो मोर को क्यों बना रहे हैं, आप कौए को बना दो, कौआ तो नंबर में ज्यादा है, मोर कम है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से राष्ट्रीय पशु जो है उसको भी आप सिंह को क्यों बना रहे हैं, आप उसकी जगह क्या करिए कि कुत्ते को बना दीजिए या किसी बिल्ली को बना दीजिए, चूहे को बना दीजिए, क्योंकि वो नंबर में ज्यादा है। यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इन्वायरमेंट का एक फैक्ट बताते हैं आपको कि 1972 तक भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो सिंह था, और 1972 ऑनवर्ड्स इसको टाइगर में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछा हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि जो आम जनता थी प्राचीन काल में, ये कौन सी भाषा इस्तेमाल में लाती थी, तो इट वाज प्राकृत। अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख आपको कहां से मिला है, तो अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। और यह अभिलेख किसका है, तो राजा अशोक का है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, बिहार के कंधार का जो अभिलेख है ये किनका है, तो ये राजा अशोक का है। और ये भी कि कौन सी भाषा प्रयोग में लाई गई है, कौन सी लिपि प्रयोग में लाई गई है इस अभिलेख में, तो यूनानी और अरामाइक नामक दो भाषाएं एवं लिपियां इस्तेमाल में लाई गई। ठीक है, रीजन समझिए क्या है। जो अशोक था, अशोक थे, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर ही भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है वहां तक यूनानी आ रखे थे। तो अगर उन तक आपको अपने मैसेज को फैलाना है या वहां के स्थानीय लोगों तक कम्युनिकेट करना है, उन तक आपको अपने विचार रखने हैं, तो वहां की स्थानीय भाषा आपको इस्तेमाल में लानी होगी। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि सम्राट अशोक ने अरामाइक भाषा का चयन किया और यूनानियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यूनानी भाषा प्रयोग में लाई गई। ठीक है, बोलते ना वो इंग्लिश में एक फ्रेज होता है कि इफ यू आर इन रोम देन बी लाइक अ रोमन। अगर आपको रोम में रहना है तो रोमन बन के रहिए। तो वैसे ही वहां के स्थानीय लोगों के साथ अगर आपको संपर्क साधना है, वैचारिक आदान प्रदान करना है, उन तक अपना कोई मैसेज पहुंचाना है, तो वहां की स्थानीय भाषा ही आप इस्तेमाल में लाइए। ठीक है, उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि हम अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा भी बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। ऐसे लेख क्या किए जाते थे, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। ठीक है, पहले के समय में कोई व्हाट्सएप, एक्स या फेसबुक तो था नहीं। राजा को अगर अपना मैसेज कॉन्वे करना होता था, अपने विचारों से आम जनता को अवगत कराना होता था, तो इसका सबसे सशक्त माध्यम यही था कि राजमार्गों के पास या राजमार्ग जहां आपस में मिल रहे हैं उन जगहों पर आप अभिलेख खड़े कर दीजिए, एंड ताकि आम जनता उन चीजों को पढ़ सके। ठीक है, और इनमें यूजुअली क्या होता था कि शासक अपनी लड़ाइयों में अर्जित विजयों के बारे में भी बताते रहते थे। जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, जो समुद्रगुप्त की बड़ाई में ही लिखा गया है। ठीक है, अगला ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रखा है इन लोगों ने कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। एनसीईआरटी आपको इंटरेक्टिव बनने का मौका देती है, आपकी वैचारिक प्रबुद्धता के विकास में सहायक है। तो इसीलिए ये साइड में जो इंफॉर्मेशन दे रखा होता है इसको कभी इग्नोर मत करिए। यूपीएससी या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अक्सर यहाँ से क्वेश्चन उठा देते हैं। प्लस अगर आपसे एनसीईआरटी कुछ जानना चाहते हैं ना, तो एक क्षण के लिए रुकिए और सोचिए कि उसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लाभ क्या होंगे कि ये चीजें रिलेटिवली ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी, ज्यादा दीर्घकालीन। आप कागज पे कुछ लिख करके छोड़ दीजिए और या फिर उसको किसी धातु पर उत्कीर्ण करवाइए, आप देखेंगे धातु वाली चीजें लॉन्ग लास्टिंग होगी। आज के समय में भी घर में लोग सोविनियर्स रखते हैं ना, तो धातु की प्लेट वगैरह के ऊपर देखेंगे चीजें लिखी जाती है।
ठीक है। और कठिनाइयां क्या आती थी कि कागज पर लिखना रिलेटिवली आसान है, लेकिन धातु वगैरह पर आप नहीं लिख सकते हैं, पत्थर वगैरह पर कुछ भी उत्कीर्ण आप करवा रहे हैं, एक भी छेनी हथौड़ी की चोट आपकी गलत जगह पर लगी, आपके टेक्स्ट बिगड़ जाएंगे और फिर नए सिरे से आपको नया काम करना पड़ेगा। इन पुरानी वस्तुओं के अध्ययन करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। और पुरातत्वविद हमको आपको बताने में सक्षम हो पाते हैं कि उस कालखंड में जिसमें कि ये स्पेसिफिक वस्तु है, कैसा समाज रहा होगा, कैसा उनकी भौतिकता का स्तर होगा। ठीक है, ये कुछ पुरानी वस्तुओं के बारे में दे रखा है, हम आपको वही चीजें हाईलाइट करके दे रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम के लिंक से भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। कहने का मतलब कि जो भी इलीट क्लास होता है, जो भी रिच क्लास होता है, उसका जीवन रिलेटिवली ज्यादा सुगम होगा ही। और आज के समय में भी आप देख सकते हैं कि जो कॉमन आदमी है उसका जीवन को अगर आप कंपेयर करेंगे किसी इलीट के जीवन से, तो आप इलीट के जीवन को रिलेटिवली ज्यादा अच्छा, ज्यादा आसान पाएंगे। ठीक है, अगले में देखिए क्या लिख रखा है। उस समय के शासक क्या करते थे? अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। अभी के समय में भी देखिए तो माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री किसी जिले, किसी देश का दौरा करते हैं तो उसके एक एक मिनट का रिकॉर्ड रखा जाता है कि उन्होंने किन सरकारी योजनाओं का शुभारंभ किया, अभी तक चल रही सरकारी योजनाओं में क्या आपको प्रगति देखने को मिली है। तो इन सारी चीजों का एक रिकॉर्ड बुक मेंटेन किया जाता है, जिसके आधार पर उस शासक, उस राजनेता के बारे में आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। वहीं कॉमन आदमी डेली बेसिस पर कोई डायरी एंट्री तो करता नहीं है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि आम आदमी के बारे में पता करना इतिहास में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक है, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को देख लीजिए, उसके आधार पर आप जान सकते हैं कि आदमी लड़ने में बड़ा एक्सपर्ट रहा होगा, बहुत सारे दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय राजाओं को इसने हराया। लेकिन एक आम आदमी ने अपने बारे में कुछ लिखा ही नहीं, तो फिर उसके बारे में जानना बहुत सुगम नहीं है। इसमें लास्ट एक पॉइंट दे रखा है इस चैप्टर में कि वर्ष की जो गणना की जाती है ना, वो ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। अभी जो कैलेंडर हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, ये 16वीं सदी के एक पोप ग्रेगरी ने दिया हुआ है। एग्जैक्टली ये पोप ग्रेगरी 13वें थे 16वीं सदी में। और अभी हम आप जो आज का कैलेंडर यूज करते हैं, मॉडर्न कैलेंडर, इन्हीं के आइडियाज के ऊपर बेस्ड है। तो वर्ष की गणना, चूंकि ईसाई लोग रिनेंसा के बाद उन्होंने नए नए वैज्ञानिक विधियों का इजाद किया और अभी पूरे दुनिया में उनके स्टैंडर्ड्स ही फॉलो किए जाते हैं। उनके यहाँ प्रोमिनेंट धर्म कौन सा है? सबसे प्रचलित धर्म ईसाई है। तो इसीलिए तिथि की गणना वो लोग अपने जो मोस्ट प्रोमिनेंट मैसेंजर हैं ईसा मसीह, उनकी जन्म तिथि से करते हैं। ठीक है, कुछ और ऐसे ही यहाँ पर फैक्ट दे रखे हैं कि अंग्रेजी में आप लोगों ने देखा होगा कि बीसी शब्द लिखा गया रहता है तिथियों के बाद, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। और कभी कभी आप लोगों ने एडी देखा होगा, या इसके लिए हिंदी में ईस्वी शब्द लिखते हैं। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, एनो डोमिनी। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। एक लैटिन शब्द होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो स्वामी हैं, उनके वर्ष में। अब ईसाई लोगों के लिए जो उनके प्रभु होंगे, उनके मैसेंजर होंगे, वो ईसा मसीह हैं। इसीलिए एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। कभी कभी एडी की जगह पर सी लिख देते हैं। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा। और ठीक ऐसे ही कभी कभी बीसीई शब्द भी हम इस्तेमाल में लाते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। अभी तक यहां से क्वेश्चन
नहीं पूछा गया है, तो इसके ऊपर भी आप एक बार ध्यान देंगे। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक छोटा सा शब्द कभी कभी पुरानी किताबों में इस्तेमाल में लाया जाता था, बीपी शब्द, आजकल बहुधा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले का समय, ठीक है। तो बीसी की जगह पर कभी कभी बीपी शब्द भी पहले की किताबों में इस्तेमाल में लाया जाता था, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। बाकी इनके ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको भी थोड़ा एक बार आप लोग लगा रखे होंगे तो बेहतर होगा। जैसे नर्मदा घाटी यहाँ पर देख रहे हैं, नर्मदा घाटी के बारे में हम लोग ने क्या जाना कि यहाँ से कृषि वगैरह के आपको साक्ष्य वगैरह देखने को मिलते हैं। मगध के बारे में आप लोगों ने देखा है कि पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियां भी मैच करेंगे। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने जाना ही कि पहली नगरीय सभ्यता इन्हीं के किनारे डेवलप हुई है। और गंगा घाटी के बारे में आप जानेंगे कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर यहाँ पर डेवलप हुए थे, ठीक है। तो ये था आपको एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, और बचा हुआ इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कल हम लोग लेकर के आपके लिए आ रहे होंगे। ये अगर हाइलाइटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू इसको ले सकते हैं। थैंक यू।